हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 7 पाठ 4 हृदय परिवर्तन, इसके बारे में बताने जा रही हूँ आपको। देखिए कैसे किसका कब हृदय परिवर्तन हो जाए, मन बदल जाए। चलिए जानते हैं। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है बच्चों? भीष्म साहनी जी हैं। भीष्म साहनी जी ने ये एक लेख लिखा है। इन्होंने अपने बचपन के इनका एक साथी थे जिसका नाम बोधराज था, उसके बारे में बताया कि बोधराज जो है बहुत कठोर दिल का था, बच्चा था, और उसके हाथ में क्या था, हमेशा एक गुलेल रहती थी, हमेशा एक गुलेल रखती थी, और वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उसे बड़ा ही आनंद आता था। बहुत अच्छा लगता था उसको दूसरों को कष्ट पहुंचाना। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बारे में उनका मन बदल गया। जानते हैं उस घटना के बारे में? क्या घटना घटी? छठी कक्षा में क्लास 6 में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। लेखक कह रहे हैं इस बात को, भीष्म साहनी जी, कि मेरे पढ़ते समय बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से एक सहपाठी मेरा था जिसका नाम था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि वो बड़ा ही जालिम लड़का था। और गली की नाली पर जब बर्रे क्या होती है बच्चों? आप जिन्हें कहते हो ततैया कहते हो ना, ततैया, जब ततैया आकर बैठते तो नंगे हाथ से वो क्या करता था, बर्रों को पकड़कर उनका डंक निकाल दिया करता था। इतना जालिम बच्चा था वो। और फिर बर्रे की टांग में, आप सोचो कितनी पतले से इसकी टांग होती है, उसमें धागा बांधकर उसे उड़ाने की कोशिश करता था, उसको पकड़ पकड़ कर उसको उड़ाता था। शैतान भी था और जालिम भी था। बाग में जाता तो फूल पर बैठी हुई तितली को पकड़कर, तितलियों को, और उंगली में मसल डालता था उनको, तितलियों का। वो उसको क्या कह रही थी, पर उसको शौक था ऐसा करने का, और अपनी कॉपी में उनको टांक लेता था। और सारा वक्त उसके हाथ में क्या रहती थी? गुलेल। गुलेल से वो क्या करता था, उसका निशाना बड़ा चुप था, देख रहे हो आप। हर समय वो क्या करता था, पशु पक्षियों की चींची उसको सुनाई देती थी, और घोंसलों से तिनके टूटकर हवा में छितरते लगते थे। वो झट से पेड़ पर चढ़ जाता था और क्या करता था, घोंसलों से अंडे निकाल लाता था। गुलेल मारकर जब घोंसले होते थे तो नीचे गिर जाते थे घोंसले, तो फिर अंडे निकाल लाता था उसमें से। और जब तक वे घोंसलों को तोड़ फोड़ कर डालता था उसको चैन नहीं मिलता था। जब तक कि वो घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं देता था उसको चैन ही नहीं मिलता था। कैसा बच्चा था ये! उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिससे उससे किसी को कष्ट उसने ना पहुंचाया हो। वो कष्ट ही पहुंचाता रहता था। ठीक है, बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहती थी। अरे तू तो राक्षस है। ठीक है, बोधराज जेब में तरह तरह की चीज़ें रखकर घूमता था, जैसे कभी मैना का बच्चा, या तरह तरह के अंडे, या कांटेदार जो चूहा होता है ना, जो जिसके कांटे निकले हुए होते चूहे के, वो भी जेब में रख के घूमता था। बड़ा दिलेर भी था वैसे तो। उसे सभी छात्र डरते थे। स्कूल के बाद हम लोग, लेखक ने बताया कि उसको अपने घरों में, अपने अपने घरों को हम लोग चले जाते, मगर बोधराज न जाने कहाँ घूमने चला जाता था। पता ही नहीं था वो कहाँ जाता है। कभी कभी वो हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? बच्चों से उसने पूछा। नहीं तो क्या होती है गोह? बच्चों ने पूछा। तो उसने कहा, ये एक सांप जैसा एक जानवर होता है, सांप के जैसा, और ये इतना छोटा, बालिश्त भर, मतलब एक बालिश्त भर इतना लंबा, मगर उसके पैर होते हैं। क्या होते हैं उसके? पैर होते हैं। 8 पंजे होते हैं। कितने पंजे होते हैं उसके? 8 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते और इसके क्या होते हैं? पैर होते हैं, और इसके 8 पंजे होते हैं, और ये बालिश्त भर लंबा होता है, और ये सांप के जैसा जानवर होता है। इसे गोह कहते हैं। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? कि वो गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं। एक गोह की एक टांग में 8 पंजे होते हैं ना उसके, एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, और जिस दीवार को फांदना हो रस्सी उसमें झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं, और दीवार के साथ साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है बच्चों कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी अगर खींचे तो गोह दीवार से अलग नहीं होती, दीवार को बिल्कुल नहीं छोड़ती हो। चोर उसी रस्सी के सहारे क्या करते हैं, जब वो रस्सी उसमें अटक जाती है दीवार में, तो चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद लेते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसी है? मैंने पूछा, लेखक ने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे क्या होते हैं? ढीले पड़ जाते हैं,
और इसी तरह के किस्से बोधराज हमको सुनाता रहता था। लेखक कह रहे हैं इसी तरह की कहानी वो हमें सुनाता रहता था। गो साहब, उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई, लेखक ने बताया, उनका प्रमोशन हो गया और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया था कि शिकार अच्छा मिलेगा यहाँ पर, तो क्योंकि उसके पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे, तो घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। क्या था? एक बड़ा गोदाम था और वहाँ पर कबूतरों का डेरा था, कबूतर रहते थे इस गोदाम में। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। किसका घोंसला था? एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे तथा घोंसलों के तिनके बिखरे रहते थे। क्योंकि वहाँ मैना का भी घोंसला था, कबूतरों की घोंसला था, तो फर्श पर क्या था? कबूतरों के और मैना के पंख और अंडे टूटे बिखरे रहते थे। बोधराज आता, मैं उसके साथ, लेखक कह रहे घूमने के लिए चला जाता, और मेरी माँ को बोधराज के साथ मेरा घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था, सबको कष्ट पहुँचाता था। लेकिन अकेला घर में पड़ा पड़ा मैं क्या करूँगा, ये सोचकर मैं चला जाता था। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को, जो जानवर तुम्हारे को कुछ कह नहीं रहे हैं, उनको तुम क्यों तंग किया करते हो। एक दिन माँ मुझसे बोली, लेखक ने कहा, एक दिन लेखक की माँ ने मुझसे कहा, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे सारे। तो लेखक ने कहा कि अरे आप घोंसले साफ करने को क्यों कह रही हो, खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसला तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं ये थोड़ी कहती हूँ, माँ ने कहा। माँ ने लेखक को समझाया कि पक्षियों को मारे, वो तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, ठीक है, उन्हें मारता है। खाली हाथ हटाना तो दूसरी बात होती है। जब बोधराज घर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया और शाम हो रही थी, वहां पहुंचे तो बला की बदबू आ रही थी और फर्श पर क्या था? पंख बिखरे हुए थे और टूटे हुए अंडे पड़े हुए थे और पक्षियों की बीट भी पड़ी हुई थी। सच पूछो तो मैं डर गया। लेखक ने कहा, मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा, वो तो गुलेल से शिकार करता, यहाँ भी आकर वो खेलेगा, ये घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, यहाँ पर आकर उनके अंडे तोड़ देगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता था। लेखक ने कहा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बोधराज किसी भी जानवर को कष्ट पहुंचाए। न जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि वो गोदाम के घोंसले साफ कर दे। मैंने बोधराज की ओर देखा, लेखक ने कहा, मैंने बोधराज की ओर देखा और उसने गुलेल एकदम से संभाल रखी थी और बड़े चाव से छत के नीचे वो और मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जो बोधराज था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाये हमें नजर आ रहे थे। घोंसले में क्या था? रुई के फोए पड़े हुए थे और तिनके नजर आ रहे थे घास फूस के। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहती पर गुटरगू करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। कबूतर अपने घोंसलों में अलग से बोल रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा, और गुलेल साध ली, गुलेल को पकड़ लिया उन्होंने पूरी तरीके से। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। लेखक ने कहा, तभी मुझे लगा कि घोंसले में बहुत छोटे छोटे कोई बच्चे हैं, उनकी पीली पीली नन्ही नन्ही चोंच नजर आ रही है। इसके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए, दाना लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठा ली अपनी। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल ना चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज निकली और उसके बाद जोर से एक टन की आवाज हुई। तेज से उसने गुलेल चला दी। गुलेल का कंकड़ घोंसले में ना लगकर, जो उसने गुलेल में कंकड़ फंसा रखा था, वो घोंसले में ना लगकर क्या हुआ, सीधा टीन की छत पर जा लगा। टीन की जो छत बनी हुई थी बच्चों, उस पर वो जाकर लग गया। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया और अब की बार कंकड़ जो है वो शहतीर से लग गया। बोधराज अपने अचूक निशाने पर अकड़ा करता था। उसको लगता था मेरा निशाना बड़ा अचूक है, कभी भी मेरा निशाना चूकता नहीं है, अचूक निशाना है मेरा। 2 निशाने चूक जाने पर वो बिल्कुल बौखला गया, उसे गुस्सा आने लगा। अब की बार में थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई, उसी समय बोधराज ने तीसरी बार ऐसा ही किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर जाकर लगा। ठीक है, पहले तो टीन की छत पर जाकर लग गया था, अब की बार किनारे पर, घोंसले के किनारे पर जाकर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गोले जो घोंसलों में पड़े हुए थे वो उड़ने लगे, लेकिन घोंसला नहीं गिरा।
बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली, अपनी गुलेल फिर से चला ली उसने, और तभी कमरे में एक भयानक सा साया, एक ऐसा लगा कोई कोई चीज़ भयानक सी आ गई। रोशनदान जो ये होते हैं वेंटिलेटर जिन्हें हम बोलते हैं, रोशनदान के सीखचे पर एक बड़ी सी चील, चील जानते हैं ना बच्चों, पंख फैलाए हुए बैठी हुई थी, और हम दोनों ठिठक कर, लेखक और बोधराज दोनों चुपचाप उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी हुई चील बहुत ही डरावनी लग रही थी, भयानक लग रही थी। ये चील का घोंसला होगा, चील अपने घोंसले में लौटी है। मैंने कहा नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? लेखक ने कहा चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, यहाँ नहीं बनाती वो, ये मैना का घोंसला है। उसी वक्त घोंसले में से चींची की ऊंची आवाज़ें आने लग गई और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। उन्हें लग गया कि कोई हमारे को मारने आ गया है। हम दोनों निश्चेष्ट से बिल्कुल एकदम शांत एकदम खड़े हो गए ये देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देख रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर शहतीर पर बैठ गई और वह अपना छोटा सा सिर हिलाती और कभी दाएं कभी बाएं देखने लगी। मैं चुपचाप था। लेखक ने कहा मैं बिल्कुल चुप था। बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था, पता नहीं क्या सोच रहा था वो। ये यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं, क्योंकि जब चील आती होगी तो वो इन पर, इनके मैना के बच्चों पर अटैक करती होगी और इनके पंख टूट जाते होंगे या कबूतर के बच्चों पर को मारती होगी। अब समझ में आ गया उन्हें, जरूर आए दिन चील घोंसलों पर झपट्टा मारती रहती होगी। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की तरफ ही देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी उन बच्चों को मारने के लिए। घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने लगे और चीखने लग गए थे। बोधराज अब भी बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा हुआ चील की तरफ देखे जा रहा था। मैं घबरा उठा। लेखक ने कहा मन में बार बार कहता क्या फ़र्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। भाई दोनों में से कोई मारेगा तो कोई एक है ही। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। उसने उल्टा ही करा, उसने सीधा निशाना चील पर लगा दिया और चील को मत छेड़ो, वो तुम पर झपटेगी, लेखक ने कहा। लेकिन चील को निशाना नहीं लगा और कंकड़ क्या था, छत से टकराकर बच्चों नीचे गिर पड़ा था और चील ने अपने पंख बहुत तेज तेज फड़फड़ाने लग गई और नीचे सिर के हुए घूरने लग गई। तो चलो यहाँ से निकल चलो, लेखक ने कहा उससे, बोधराज से। लेकिन बोधराज कहा नहीं, अगर हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। और ये बात सुनकर कि ये ऐसा कह रहा है चील बच्चों को खा जाएगी, लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो स्वयं घोंसला तोड़ने आया यहाँ पर, उसको ऐसा क्यों लग रहा है। वो तो गुलेल उठा कर लाया था। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर और मेरी हथेली पर रखे और कहा कि तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना। उसने कहा स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी हुई मेज को क्या करा, फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था, लेकिन 2-1 बार में कंकड़ रखकर गुलेल चलाई। लेकिन इसी बीच चील गोदाम की शहतीर पर जा बैठी थी। वो वहाँ चली गई थी और लगातार ये गुलेल चला रहा था। इधर बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया, बिल्कुल मैना के घोंसले के नीचे उस मेज को ले आया। फिर उसने टूटी हुई कुर्सी रख दी उस पर घोंसले के पास और उसके ऊपर खड़ा हो गया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामकर नीचे छलांग लगा दी। घोंसला पकड़ लिया उसने और उसको नीचे। समझ में आ रहा है बच्चे वो क्या करना चाह रहा था? ऐसा वो मैना के बच्चों को बचाना चाह रहा था। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा था झांकने के लिए। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लग गया। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे बिल्कुल चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें वो जेब में डालकर घूमता फिरे जैसा हमेशा घूमता रहता है, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला थोड़ा पानी ले आओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाल देंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा लेकर ने का मैं पानी ले आया और दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हुए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद करके पानी डाला और बच्चों को कहा कि छूने से मना कर दिया। नहीं स्वयं छुआ उसने और मुझे भी कह दिया कि इन बच्चों को बिल्कुल मत छुओ।
तो इन बच्चों के माँ बाप कैसे पहुँचेंगे यहाँ तक, मैंने पूछा, लेखक ने पूछा उससे। तो उसने कहा वो इस झरोखे में से यहाँ आ जाएंगे, वो अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि माँ बाप तो अपने आप बच्चों को अपने ढूंढ निकालते हैं। और जानवरों के बच्चे, पक्षियों के बच्चे, जानवरों के बच्चे, ये तो एकदम निकाल लाते हैं ढूंढ कर। हम देर तक गैराज में बैठे रहे, लेखक ने कहा। बोधराज देर तक ये सोचता रहा कि वो कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर आ ही ना पाए। उस शाम में चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज लेखक के घर गया तो उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में, ना तो उसके हाथ में गुलेल थी और न जेब में उसके कंकड़ थे। उसने गुलेल रखना बंद कर दिया था, बल्कि जेब में बहुत सारा चुग्गा यानी कि दाना भर के लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते रहे और उनकी जो वो करतब दिखा रहे थे बच्चे, उनको देखते रहे। तो देखा बच्चों, जिस समय चील ने आक्रमण किया उसके घोंसले पर, तो उसका मन कैसे बदल गया। कब किसका मन बदल जाए, कैसे बदल जाए, वो तो बड़ा जालिम बच्चा था, वो तो हमेशा गुलेल साधे रहता था। लेकिन यहाँ देखकर उसको तो उसकी माँ ने भेजा था कि जाके घोंसले तोड़ दो, वो तो खुद तोड़ता। लेकिन जैसे उसने देखा कि चील आकर और मारने वाली है बच्चों को, तो उसका मन बदल गया और वो ये सोचने लगा, उसने घोंसला पकड़ लिया मैना के बच्चों का और खुद उन्हें घर में ले आया। वो सोचने लगा कि चील का रास्ता कैसे बंद करा जाए, जो चील यहाँ ना आए। अब उसने गुलेल भी रखनी बंद कर दी थी और अब उसका मन बदल गया था। तो ये था बोधराज का हृदय परिवर्तन। उसका हृदय बिल्कुल बदल गया था और उसकी जानवरों के प्रति करुणा और दया आ गई थी उसके मन में। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? अच्छा लगा होगा ना बच्चों? तो हम पाठ में आए हुए बच्चों, हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। इसके प्रश्न उत्तर है। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? कौन है बच्चों? प्रस्तुत कहानी के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। ये कहानी किस पर आधारित है? ये कहानी बोधराज पर आधारित है कि बोधराज ने कैसे, वो जालिम बच्चा था, कैसे वो चिड़ियाओं के बच्चों को या जानवरों के बच्चों को, कैसे तितलियों को मरोड़ देता था, बर्रों को पकड़ के उनका पंख, उनके पैर में पंख वो धागा बांधकर उनको झूला हिला दिया करता था। कितना जालिम बच्चा था। जेब में छोटे छोटे जानवर, पक्षी रख के घूमता था, गुलेल चलाता रहता था, है ना। तो ये बोधराज पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या आप भी दूसरों को कष्ट पहुंचाने में आनंद करते हैं? आप बताओ, आपको अच्छा लगता है कि किसी को कष्ट पहुंचे? आपको अच्छा लगता है कि किसी को दुख हो, किसी को पीड़ा हो, किसी जानवर को? अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी गली में, मोहल्ले में भी कोई जानवर अगर ऐसे आपको कुछ नहीं कह रहा, तो बिना उसके कुछ कहे आपको उसको छेड़ना नहीं चाहिए। आप छेड़ोगे तो वो तो जानवर है, वो कुछ भी कष्ट दे सकता है, लेकिन आपको नहीं छेड़ना चाहिए, है ना बच्चों। अब है बच्चों, बोधराज को कब चैन मिलता था? बोधराज को जब चैन मिलता था कि जब वो गुलेल चढ़ाकर किसी न किसी जानवर को मार देता था, तभी उसको चैन मिलता था, वरना उसको चैन नहीं मिलता था। गोह किसे कहते हैं बच्चों? गोह एक सांप की तरह होती है। ये बिलस्त भर, ये इतनी लंबी होती है एक बिलस्त, और इसके पैर होते हैं, इसके 8 पंजे होते हैं, जबकि सांप के नहीं होते, लेकिन गोह के 8 पंजे होते हैं। समझ गए बच्चों? गोह किसे कहती है और कौन इस्तेमाल करता है इसका, ये भी आपको पता है कि चोर करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी आपको मैंने अभी बताया, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, अभ्यास कार्य है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जैसे है, बोधराज का हृदय कैसा था? कठोर था कि नम्र था, विनम्र था, या इनमें से कोई नहीं था बच्चों? उसका हृदय कठोर था, तो यहाँ हम पहले पर सर्कल कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट है फिर, बोधराज बड़ा ही नेक, भला, जालिम, या इनमें से कोई नहीं? कैसा लड़का था? बोधराज बड़ा ही जालिम लड़का था, तो हम 3rd नंबर पर कर देंगे सर्कल, है ना बच्चों। नेक्स्ट है, बोधराज के पास हमेशा रहती थी क्या? बंदूक या छड़ी या गुलेल, या इनमें से कोई नहीं? क्या रहती थी? गुलेल, है ना। तो गुलेल हम 2nd नंबर पर इसको सर्कल कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट है फिर, चील अपना घोंसला किस पर बनाती है? चील अपना घोंसला किस पर बनाती है? दीवार पर बनाती है, पेड़ों पर बनाती है, छत पर बनाती है, या इनमें से कोई नहीं? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है, तो 2nd नंबर पर हम इसको यहाँ सर्कल कर देंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा, पाठ में आए हुए हम सही उत्तर पर सही का हमने निशान लगाया। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों, हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उसे बड़ा आनंद आता था। किसे? बोधराज को।
दूसरा है बच्चों, फूल पर बैठी तितलियों को पकड़कर हाथों के बीच मसल डालता था। कौन? बोधराज। सारा वक्त उसके हाथ में क्या रहती? गुलेल रहती, और उसका निशाना कैसा था? अचूक था। नेक्स्ट है, कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीय पर गुडरगू करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। नेक्स्ट है बच्चों, गुलेल का कंकड़ घोंसले में ना लगकर सीधा टीन की छत पर जा लगा था। नेक्स्ट, बोधराज अभी भी टकटकी लगाए, टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। नेक्स्ट है बच्चों, गैराज में एक ही बड़ा दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा था। तो इस प्रकार बच्चों हमने एक पाठ में आए हुए रिक्त स्थानों को पूरा करा है ना बच्चों, और हमने ये जाना कि बोधराज पहले कैसा जालिम था, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। अचानक से उसने, जब वो माँ ने कहा कि इससे घोंसला ले आओ, तोड़ दो घोंसला, तो जब उसने देखा कि चील मैना के बच्चों को मारने आई है, तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया, हृदय में उसके बदलाव आ गया, उसका मन हो गया और वो चील को मारने के लिए बार बार निशाना साधने लगा, और उसने मैना के बच्चों का घोंसला खुद उतार कर जाकर अलग बैठ गया और ये सोचने लगा कि किस तरीके से ये झरोखा बंद कर दिया जाए जिससे कि चील कभी अंदर ना आए। और फिर उसके बाद बच्चों उसके पास ना तो कभी गुलेल रहती थी, ना उसकी जेब में कोई पक्षी रहता था, उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। तो बच्चों अच्छा लगा होगा आपको बोधराज पाठ। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।